सच्चे मन से, जैसे मैंने सुधांशु जी को भी कैंपस का चक्कर लगवाया है, क्या मेरा ख्याल है इस बात की प्रशंसा करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ जो संस्कार हम बच्चों को दे रहे हैं वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है जो वो सारी ज़िंदगी कैरी करेंगे. Because today we have alumni not only from outside the city but from outside the country also. I extend a warm welcome to all of you in your own campus. रंग दे सब संसार मेरा मुर्शिद. Is present here, the President of the governing body, Shri Balbir Bajaj ji, my friend Shri Rajneesh Goenka ji, former Member of Parliament Shri Shwet Malik ji, distinguished members of the Governing Council Suresh Mahajan ji, Madan Lal Arora ji, Rampal Chatrat ji, Surendra Duggal ji, Sanjeev Khanna ji, Karunesh Gupta ji, and both the principals, Madam Vinodita ji and Neetu Sharma ji, and all other faculty members and students. आज हमने अभी देखा कि आचार्य सुरेंद्र सिंह जी के जीवन के संदर्भ में मुझे स्वयं भी इतनी जानकारी नहीं थी, जो यहाँ आज आपकी जो ये नाट्य प्रस्तुति थी इसे देखकर मुझे जानकारी लगी. आज हम यहाँ राम आश्रम पब्लिक स्कूल में हैं. देखिए, स्कूल और आश्रम में फर्क जानते क्या होता है? आज के जमाने में इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन प्लेंटी. हम लोग के जमाने में बुक्स में अवेलेबल थी, आज इंटरनेट पे भी अवेलेबल है. किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ भी जानना हो, आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं. आपकी ऑफिशियल डिग्री किसी भी चीज में हो, विद इन एन ईयर और टू यू कैन बिकम एक्सपर्ट और क्वाइट नॉलेजेबल पर्सन इन एनी अदर फील्ड. नॉलेज के लिए स्कूल की जरूरत नहीं है, संस्कारों के लिए स्कूल की जरूरत है. बिकॉज इंटेलिजेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय मशीन्स. आज तो एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और शायद आप में से जिन लोगों को पता हो कि अब जो क्वांटम कंप्यूटर्स का जमाना आ रहा है, उसमें द लेवल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर विल बी सो फास्ट कि एक नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो एक नॉर्मल कंप्यूटर जितना कैलकुलेशन कर सकता है इन स्पैन ऑफ 2 years, दिस क्वांटम कंप्यूटर कैन डू इट इन स्पैन ऑफ फ्यू मिनट्स. उसका रीजन जानते क्या है? अब जो लोगों ने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी होगी, दे माइट बी नोइंग दिस. कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम पे काम करता है, बाइनरी 010101. जो क्वांटम कंप्यूटर है वो इनॉर्मस प्रोबेबिलिटीज के कॉम्बिनेशन पे काम करता है. इट्स लाइक कि अगर आप एक फोटो देखते हैं तो जो फोटो है वो एक जगह स्थिर होती है. So you know the precise position, the end and the beginning. Where it is moving in a frame, it is having hundreds of possibilities. तो आप सोचिए अगर उस स्पीड से कैलकुलेशन होगा तो फिक्स के मुकाबले कितना तेज होगा. ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताने का प्रयास किया कि when you talk about this quantum computer and artificial intelligence, the intelligence becomes supreme. तो इंटेलिजेंट होने के लिए स्कूल की जरूरत नहीं है, मगर इंटेलिजेंस के बियॉन्ड जो होता है उसके लिए आपको आश्रम की जरूरत पड़ती है. और इसीलिए प्राचीन काल से हमारे यहाँ शिक्षा आश्रम में दी जाती थी. और क्या शिक्षा होती है? जैसे मैंने देखा यहाँ आपके स्कूल का भी जब टूर करा रहे थे बजाज साहब, तो मैंने ये देखा कि वहां पे रामचरितमानस की चौपाइयां लिखी थी. इधर लेफ्ट साइड की विंग में आप आए तो पहली चौपाई क्या लिखी हुई थी कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता. यानी फर्स्ट थिंग व्हाट इज टू बी डन, जैसे ही सवेरे उठे सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम किया. अब इसमें सीक्वेंस भी देखिए, माता सबसे पहले क्योंकि माता प्रथम गुरु है, उसके उपरांत पिता, उसके उपरांत गुरु. इसका अर्थ यह हुआ कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके थॉट प्रोसेस से आता है. अगर केवल इंटेलिजेंट होने से ही सब कुछ होता
तो फिर एक सॉफ्टवेयर का जानकार होके कोई बुरहान वानी नहीं बनता, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके कोई आतंकवादी नहीं बनता, याकूब मेनन नहीं बनता, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होके कोई अफजल गुरु नहीं बनता, एरोनॉटिकल का जानकार होके कोई खालिद शेख का मोहम्मद अट्टा नहीं बनता जिसने 9/11 किया। इट मीन्स इट इज योर वैल्यूज एंड इथोस विच डिसाइड्स। आई रिमेंबर अराउंड 20 years बैक, अगर आप सबने नाम सुना हो, एक बहुत बड़े राइटर हुए, उनका नाम है टॉम फ्रीडमैन। इनकी एक बड़ी फेमस किताब थी वर्ल्ड इज फ्लैट, 20 साल पहले लिखी थी। उन्होंने एक बार एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स या लंदन के गार्डियन में निकला था, कंपैरिजन बिटवीन इन्फोसिस एंड अल कायदा। अब कोई कहेगा इन्फोसिस और अल कायदा में क्या कनेक्शन है? उसने कहा दोनों में बहुत सी सिमिलरिटी है, दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम पे शुरू हुए, लेट 70s एंड अर्ली 80s। दोनों ने धीरे धीरे बढ़ते हुए अपना ग्लोबल एक्सपेंस बनाया, दोनों में डेडिकेटेड यूथ था और दोनों का साइजेबल इन्फ्लुएंस वर्ल्ड के ऊपर हुआ, बट एक का डिस्ट्रक्टिव और एक का कंस्ट्रक्टिव। क्यों? जब दोनों में यूथ था, दोनों में इंटेलिजेंट था, दोनों एक सेम टाइम में खत्म हुए, सिर्फ मोटिवेशन अलग था। इसी मोटिवेशन के लिए आश्रम की आवश्यकता होती थी, और वो मोटिवेशन कौन देता था? वो मोटिवेशन आपका गुरु देता था। गुरु क्या होता है? अगर हम यहां आज अमृतसर की धरती पे हैं, गुरु नानक को हम सब स्मरण करते हैं, और सिख धर्म में गुरु की बहुत महत्व है। हमेशा हम कहते हैं वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु सदैव बोलते हैं। अब जब गुरु नानक की बात आती है तो उनका बड़ा फेमस वाला हुआ, सतगुरु नानक प्रगटिया छठी धुंध जग चानन होया। धुंध छठी जग क्लियर हुआ, जब आपके सामने विजन क्लियर हुआ। ये शब्द अगर आप देखें जो गुरु नानक देव जी के लिए बोला जाता है, मूलतः भारतीय संस्कृति में, वेदों में गुरु शब्द की व्याख्या क्या है? गुरु शब्द संस्कृत का शब्द है। गु का अर्थ होता है अंधकार, छुपा हुआ। ये गुप्त शब्द जो है हिंदी में, वो भी उसी गुप्त धातु से निकला है। गुह्य मतलब छुपा हुआ, ढका हुआ, कंसील्ड, नॉट क्लियर, वो भी गु शब्द से निकला है। गु शब्दस्तु अंधकारस्य, गुरु शब्द की बाकायदा व्याख्या है। गु शब्दस्तु अंधकारस्य, रु शब्दस्त तन्निवर्तिका, यानी रू का अर्थ होता है उसको छिन्न भिन्न करने। जो उन्होंने कहा धुंध छठी, अंधकार निवर्तित्वात् गुरुरित्य विधि, यानी गु का अर्थ हुआ अंधकार, रू का अर्थ हुआ उसे छिन्न भिन्न कर देना, और अंधकार का निवारण करना ही गुरु का कार्य है। इसीलिए गुरु इस संसार में आता है। तो अगर आप देखें तो गुरु नानक देव जी ने जो कहा है, वो गुरु शब्द की जो ओरिजिनल क्लासिकल डेफिनेशन हमारे वैदिक वाङ्मय में है, एग्जैक्टली वही चीज रिफ्लेक्ट होके आई। अब एक और बात शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि शिष्य शब्द का अर्थ क्या होता है। और वैसे भी जो सिख शब्द है, ये शिष्य शब्द से ही निकला है। गुरु और सिख, तो गुरु और शिष्य से ही सिख शब्द आया। शिष्य शब्द का जानते हैं क्या अर्थ होता है? दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ आवर्स एंड द एजुकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट। वेस्ट कहता है एजुकेटेड आदमी का मतलब यह है कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ अ सर्टेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू आर एबल टू इम्पार्ट इन द माइंड, देन द पर्सन बिकम एजुकेटेड इन दैट फील्ड। कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है, तो कोई इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है, तो कोई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। आज वो चीज इररिलेवेंट होती जा रही है। इन स्पैन ऑफ 25 to 50 years it will become irrelevant because every information will be available in plenty everywhere. आज आप गूगल से थोड़ा सा सर्च करते, मैंने बताया कि एआई और क्वांटम कंप्यूटर्स के जमाने में विद इन सेकेंड्स एवरी इंफॉर्मेशन, जैसे आप में से पता नहीं किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी थी 1999 मैट्रिक्स 1, जिसमें वो कहती है ना कि जाते समय कि हेलीकॉप्टर में मुझे 2 मिनट के अंदर इस हेलीकॉप्टर को चलाने की ट्रेनिंग चाहिए, एंड इमीडिएटली द एंटायर ट्रेनिंग इज डाउनलोडेड इन हर माइंड। वो इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हमारे यहाँ शिष्य की डेफिनेशन जानते क्या है? अब क्या हो गया है कि भारतीय भाषाओं और जो हमारी ओरिजिनल वोकैबुलरी है, वो आज अंग्रेजी के प्रभाव में बच्चों के दिमाग से गायब होती जा रही है। इसलिए कई बार हम चीजों को नहीं समझ पा रहे। हिंदी में एक शब्द होता है, या संस्कृत में, या मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज में शेष, इसका मतलब होता है बचा हुआ, इतना शेष बचा। शेष का एडजेक्टिव है शिष्य, यानी वहां पर गुरु का काम है नॉलेज इंपार्ट करना। हमारे यहां माना गया है नॉलेज तो हमारा नेचर है,
एवरीबडी इज फिल्ड अप विद द डिवाइन नॉलेज। केवल जो कहा ना कि गुरु नानक देव ने कहा धुंध उसके ऊपर बनी हुई है, उसके ऊपर एक अध्यास है माया का, एक कवर है माया का, बस उसे रिमूव कर देना है। जब रिमूव कर देंगे तो जो शेष बचेगा वो शिष्य है। यानी दोनों में डिफरेंस है, उन्हें इम्पार्ट करना है, हमें बिलीव करना है। वो क्या मानते हैं, हम उन्हें क्यों इम्पार्ट करना है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है मैन इज बेसिकली ए सोशल एनिमल, वो हमें मानते हैं जानवर है। और हमारे यहां क्या माना गया है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम फंडामेंटली अ डिवाइन ब्लिसफुल इनलाइटेंड एंटिटी। केवल उसके ऊपर डार्कनेस आ गई है, उसे रिमूव करना है। इसीलिए आप सब ने अगर देखा हो, बड़ा फेमस संस्कृत का श्लोक है जो लगभग तमाम जगह पूजा में आप प्रयोग करते होंगे, मगर उसका अर्थ कोई नहीं ध्यान देता होगा। जो वो कहता है गुरु और शिष्य के लिए, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसका अर्थ हुआ मैं पूर्ण हूं, आई एम एब्सोल्यूट, यानी ही इज आल्सो एब्सोल्यूट, जो मेरा शिष्य है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसके अंदर से मुझे एब्सोल्यूट ही निकालना है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, मैंने एब्सोल्यूट में से एब्सोल्यूट निकाला, पूर्ण में वावशिष्यते, जो बच गया वो एब्सोल्यूट था। आई हैव टेकन इंफिनिटी आउट ऑफ द इंफिनिटी। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, इफ यू टेक इंफिनिटी आउट ऑफ द इंफिनिटी, द रेसिडुअल इज इंफिनिटी। तो आप ये समझिए, जो कुछ गुरु नानक देव जी ने कहा, जो कुछ हमारी क्लासिकल डेफिनेशन में है, पहले हम समझ तो लें कि क्या गुरु है, क्या शिष्य है, उसका अर्थ क्या है। इसीलिए आश्रम की जरूरत है, क्योंकि आश्रम आपको रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है, सिर्फ एजुकेशन की तरफ नहीं। हमारे यहां सिर्फ शिक्षा का महत्व नहीं है। इसीलिए आप देखिए कई बार जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं इंडिया में, उनमें फंडामेंटल डिफरेंस है। वेस्ट में आप किसी से पूछे फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव गॉट द एजुकेशन और फ्रॉम विच कॉलेज यू हैव गॉट द एजुकेशन, हमारे यहां क्या शब्द है, शिक्षा दीक्षा कहां हुई, अकेले शिक्षा नहीं, शिक्षा दीक्षा कहां हुई, क्योंकि दीक्षा इज इम्पार्टमेंट ऑफ द संस्कार, और वो आपको उस मुकाम पे लेके जाता है जहां आप इस वर्ल्डली अफेयर के बियॉन्ड भी सोच सकते हैं। जैसे एजुकेशन आपको क्या सोचती, खूब पैसा आ जाए, पावर आ जाए, बहुत हो गए, दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले आदमी बन गए, सबसे पावरफुल आदमी बन गए, बस यहीं पे जाकर रुक जाता है थिंकिंग प्रोसेस। मगर जो आपको रियलाइजेशन है वो कहां लेके जाता है, जैसे इसके लिए एक सूफी शेर है, अभी थोड़ी देर पहले सूफी नज्म आप लोगों को ये दिखाई गई। तो जो सूफी शेर है वो क्या कहता है, एक सूफी नज्म है, आश्रम को उर्दू में कहते हैं बारगाह, और जो पीर फकीर औलिया होते हैं उनको कलंदर कहते हैं ना, दमादम मस्त कलंदर, जो आप लोग सुना हुआ है, कोई वो केवल हंसने वाला गाना नहीं था। कलंदर का मतलब होता है कि जो संत है, सेंट है। तो वो कहता है, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में, जो बात कलंदर के बारगाह में। तख्तो ताज समझते हैं लश्कर सिपाह, मिलिट्री पावर, एवरीथिंग वाज गोइंग फ्रंट एंड बिहाइंड यू। न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात कलंदर के बारगाह में है, और जो दिल से देखता है तू है बस वही दुनिया, वो संग खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। और फिर वो ये कहता है कि हर मुकाम से आगे मुकाम है जिसका, वो बदगुमा अभी आवारगी की राह में है। क्योंकि हिंदुस्तान में आदमी सब कुछ त्याग करके महान बनता है, प्राप्त करके महान नहीं बनता। हमारा थॉट प्रोसेस, वेस्ट का थॉट प्रोसेस अलग है। वहां ग्रेट उन लोगों के नाम के आगे लगता है जिन्होंने बड़ा बड़ा इलाका कब्जाया, चंगेज खान द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम लोग तो उनको ग्रेट नहीं मानते, और उन्होंने जिसको ग्रेट का एडजेक्टिव दिया। हमारे यहाँ महान वो होता है जिसने सब कुछ त्याग दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जीवन ही नहीं, चारों बेटे भी त्याग दिए, इसलिए वो समाज में आदर्श के प्रतीक बन के बैठते हैं और आने वाले शताब्दियों तक समाज को प्रेरणा देते हैं। इसलिए मैंने कहा, जब यहां आते हैं राम आश्रम पब्लिक स्कूल और स्थान अमृतसर, और स्कूल का मतलब वो जनरेशन जो आज से 20-25 साल के बाद जाकर देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी न किसी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करेगी, अर्थात जिसे
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश का अमृत काल है। हमने 75 साल आजादी के मनाए। ये नेक्स्ट 25 इयर्स जिसमें हम 75 से 100 में पहुंचेंगे, जैसे आपके कॉलेज का ये स्कूल का सेंटिनरी है, वैसे ही जिस दिन हमारी कंट्री की सेंटिनरी होगी, उन्होंने कहा ये अमृत काल है। इस अमृत काल में 5 टारगेट्स। नंबर 1, ये 25 इयर्स खत्म होते होते इंडिया को नंबर 1 का कंट्री बनाना है और डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है। नंबर 2, इस सब और इसके बाद हमें गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। थर्ड उसमें पॉइंट यह है कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। और फोर्थ यह है इस सब के लिए हम सबको एफर्ट करना है। और फिफ्थ है कि वो एफर्ट कलेक्टिवली करना है, इन आइसोलेशन नहीं करना है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमृत काल की बात हो और अमृतसर की धरती पे हो तो मेरे विचार से लोगों को और बेहतर ढंग से समझ में आना चाहिए कि अमृत का हित है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अभी जलियांवाला बाग दिखाया गया, स्वतंत्रता के आंदोलन का वो टर्निंग पॉइंट। लोग कहते हैं जलियांवाला बाग में जिस ढंग से खून की नदियां बही, उसके बाद जो रॉलेट एक्ट का एपिसोड दिखाया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस समय भारतीयों ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन एन एंटिसिपेशन की वर्ल्ड वॉर के बाद हमको आजादी मिलेगी, और मिला उल्टा रॉलेट एक्ट। और उसके बाद खून की नदियां बही जलियांवाला बाग में। फिर जब आजादी मिली 30 साल के बाद, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि वहां भी आजादी के समय जो दुखद बंटवारा हुआ, उसमें भी अगर सबसे ज्यादा खून की नदियां बही तो पंजाब की धरती पर। तो मैं कह सकता हूं स्वतंत्रता की शुरुआत से लेकर स्वतंत्रता की प्राप्ति तक अपनी खून की एक एक बूंद से अगर सबसे ज्यादा कीमत किसी ने चुकाई है तो इस पंजाब की धरती ने चुकाई है। इसलिए हम ये भी कहते हैं, मतलब इसको कोई मैं पॉलिटिकल एंगल से नहीं कह रहा हूं। एक और बात समझिए, 1919 का ये एपिसोड है जलियांवाला बाग। आप देखिए 1920 का दशक और 1930 का दशक आते आते जो कुछ, इवन 1910 से देख लीजिए, जो कुछ उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हो रहा था, किसी भी सरकार, जरा एक बार एक उस माइंडसेट से बाहर आ जाइए जो किताबों में पढ़ाया गया है। आप एब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूट्रल माइंडसेट से सोचिए। वाइसरॉय हार्डिंग पे बम फेंक दिया गया, सैंडर्स को गोली मार दी गई, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया, सूर्य सेन ने चटगांव में आर्मरी कैप्चर कर ली, शस्त्रागार यानी सारे आर्म्स एंड एमुनिशन कैप्चर कर ली, लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेजरी कैप्चर कर ली गई। आप सोचिए किसी भी सरकार के लिए ट्रेजरी कैप्चर्ड, आर्मी कैप्चर्ड, असेंबली बॉम्ब, पुलिस कमिश्नर बॉम्ब, वाइसराय बॉम्ब, सरकार तो हिल गई होगी। फिर भी उनका कोई रोल ही नहीं था देश की आजादी में। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो खून की सारी बूंदों की कीमत थी इस देश की आजादी में। इसलिए मैं ये मानता हूं, ये कहना कि बगैर खून की बूंद बहाए आजादी मिल गई, मुझे लगता है ये एक बड़ा भारी दुखद कटाक्ष लगता है, खासकर तब जब आप पंजाब की धरती पे खड़े हुए हो। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा खून की कीमत चुकाई तो यहाँ के लोगों ने चुकाई। अब मैं कहता हूं आज आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम इस बात को एनालाइज करें कि इस देश को आजादी मिली और अब हमारे आगे व्हाट इज द फ्यूचर अहेड, और उस आजादी में क्या योगदान था। एक उदाहरण के लिए आजकल बहुत सी ऐसी बातें उठने लगती हैं कि साहब हम अलग हैं, फला अलग है, सिख अलग है, वगैरह वगैरह। अब ये बताइए, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंच प्यारे दिए थे, वो पंच प्यारे कहां के थे? सिर्फ पंजाब के थे क्या, या किसी पर्टिकुलर प्लेस के थे? मतलब एक लाहौर से थे, एक आज के मेरठ हस्तिनापुर से, सबसे पहले वाले जगन्नाथपुरी से थे, एक बीदर कर्नाटक और एक गुजरात से। दिस वाज अ कंप्लीट नेशनल इंटीग्रेशन। अगर हम ये कहें कि दैट वाज अ टाइप ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ही ट्राइड टू इंक्लूड द एंटायर लैंडस्केप ऑफ इंडिया टू राइज अगेंस्ट देम, अगेंस्ट दिस ऑप्रेसिव। अगर कोई आज ये कहे कि साहब अब हम कोई अलग होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है शायद
गुरुओं की शिक्षाओं और गुरुओं की आत्मा के साथ इससे बड़ा छल नहीं हो सकता कि जिन्होंने पूरे देश को एक करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके बाद कोई कहे कि दिस वाज समथिंग सेपरेट। ये तो कुछ कुछ वैसा हो गया जैसे आप यूं समझिए, एट द टाइम सिख धर्म वाज लाइक द आर्मी ऑफ द कंट्री। जैसे आज आर्मी है, उसका एक डिफरेंट कोड ऑफ ड्रेस है, उसका डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, पर वो देश की रक्षा के लिए। जैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, अब कल के दिन कोई 300 साल 400 साल के बाद कहने नहीं, वी आर डिफरेंट। देखिए हमारा ड्रेस अलग है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल अलग है, दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट। मेरे विचार से इस प्रकार की जो बात कही जाती है वो उस मूल भाव के भी विपरीत जाती है। मुझे तो स्वयं इस बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, एक हमारी पार्टी के लीडर थे, उन्होंने ही बताया। पहले मैंने बचपन में पढ़ा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राम शब्द कितनी बार आया? 1300 के लगभग बार। हरि शब्द 2300 के लगभग बार है। उसके अंतिम अंग में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंतिम अंग में जो अंतिम पद लिखा है, क्या लिखा है? राम नाम सिमरन करो जाके सम नहीं कोय, और सिमरत ही संकट मिटे दरस दिखावे सोए। इसमें किसी प्रकार का किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो अंग 1082 पढ़ ले, जिसमें भगवान कृष्ण के इतने रूप लिखे हुए हैं, ऋषिकेश गोवर्धन धारी माधव मदन मुरारी। इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है ये कहने का कि किसी प्रकार का डिफरेंस है। और इससे बढ़कर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए दीपावली इस बार आई, इस बार की दीपावली एक खास दीपावली थी। एक मामले में ये पहली दीपावली थी और एक मामले में आखिरी दीपावली थी। आप कहेंगे पहली किस मामले में और आखिरी किस मामले में? पहली इस मामले में कि भारत की पार्लियामेंट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, यानी महिलाओं को संसद से लेकर विधानसभाओं में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने का रूल पास किया। उसके बाद की ये पहली दीपावली थी। तो ये एक प्रकार का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। और एक और भी बात के बाद पहली दीपावली थी कि हम चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले दुनिया के पहले देश बनने में सफल हो गए। इसके बाद और किस मायने में यह आखिरी दीपावली थी? अयोध्या में भगवान श्री राम लला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित होने से पहले की आखिरी। और ये बात मैं यहां खड़े होकर क्यों कह रहा हूं? जिन लोगों ने राम जन्मभूमि का केस अगर स्टडी किया हो तो जब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अवेलेबल है, देखिए वो 500 साल का संघर्ष अलग है, मगर ब्रिटिश टाइम से जब से बाकायदा कोर्ट कचहरी के कागजात अवेलेबल है, तो यू नो विच इज द फर्स्ट यू कैन से फर्स्ट एफर्ट टू टेक ओवर राम जन्मभूमि। इट वॉज इन नवंबर 1858। फैजाबाद के थानेदार की लिखी हुई तहरीर है जो उस समय के अवध स्टेट के कमिश्नर को, क्योंकि 1857 में अवध पे लखनऊ पे कब्जा हो गया था अंग्रेजों का, तो उसके बाद के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में अवेलेबल हैं। तो वो क्या कहता है, जो उसका थानेदार है, शीतला प्रसाद नाम था उसका, उसने लिखा है कि 50 निहंग सिख आ गए हैं तलवार लेकर और उन्होंने यहां कब्जा कर लिया है। हमारे पास इतने सिपाही नहीं है और कुमुक भेजिए, क्योंकि उन्होंने आकर यहां यज्ञ हवन किया है। ये एफआईआर की तहरीर में लिखा है। और फिर आगे उसने लिखा है कि मस्जिद जन्म स्थान की दीवारों पर इन निहंग सिखों ने सब जगह राम 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 लिख दिया है। यानी द फर्स्ट एडवांसमेंट टू लिबरेट दैट इज स्टार्टेड बाय सिख कम्युनिटी। मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, और इसलिए कई बार वो उस विरासत से भी हम लोग अपने को सब कुछ जानते हुए भी कई बार डिस्टेंट हो जाते हैं और हम उन शक्तियों के बहकावे में आ जाते हैं। मैं बताता हूं क्या शक्ति। जब अंग्रेज इस देश में आए तो उनको यह था कि हमें इस देश में लंबे समय शासन करना, और उनको तो मानना था कि हमें कभी जाना ही नहीं। अब इस देश में शासन करना है तो हमें क्या कमजोर करना है? 2 चीजें कमजोर करनी है। एक, इस देश की ताकत, फाइटिंग स्पिरिट, दूसरा इंटेलेक्चुअल स्पिरिट। अब उन्होंने टारगेट किया कि उत्तर भारत में जो हमारी शक्ति का केंद्र था
वो क्या था? पंजाब, जिसे कहते हैं ना सोर्ड आर्म ऑफ इंडिया, हिंद की तलवार। इसके अंदर बनानी है ताकि इसकी भावनाएं कंट्री से सेपरेट हो। दक्षिण भारत में उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो तमिलनाडु उसका सेंटर था, और हमारे जितने भी आचार्य हुए, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, सायणाचार्य, सब के सब साउथ से हुए। तो वहां पर भी एक सेपरेटिज्म का बीज बोना है। इन दो जगहों से नेशन को कमजोर करने के लिए सेपरेटिस्ट चीजों को इंप्लांट करना शुरू करना है, और उसकी शुरुआत यह है कि पहले यह कहने की कोशिश करो कि हमारी आइडेंटिटी अलग है, एंड इट इज इन कंट्रास्ट। अभी आपने देखा जो आपका जो अभी जलियांवाला बाग का प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा था, उसमें क्या दिखाया जा रहा था? एक अखबार, एक लाहौर के ट्रिब्यून को दिखाया जा रहा था। वो क्या लिख रहा है? मैसेकर ऑफ हिंदूज। वो कोई डिफरेंस कर रहा है क्या? कामागाटा मारू वाली घटना जो कनाडा में गए थे, आप जाके चेक कर लीजिए। जो उस समय कनाडा के अखबार है, चाहे वो ओटावा के हो, चाहे मॉन्ट्रियल के हो, उन्होंने क्या लिखा है? जब उस जहाज को वहां पर पहुंचने की परमिशन नहीं दी गई, उसने क्या लिखा? इट इज ए इन्वेजन ऑफ हिंदूज। जाके चेक कर लीजिएगा। कनाडा का अखबार भी यही लिख रहा था, और ये भी इट मींस टिल 100 and 110 years बिफोर वो आइडेंटिटी के कोई सेपरेशन का इश्यू नहीं था। देन इट हैज बीन सिस्टमेटिकली क्रिएटेड इन नॉर्थ, इन पंजाब, इन साउथ, इन तमिलनाडु। और क्यों? देखिए साहब, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था, आज हम दुनिया की, अगर आप सारी सिविलाइजेशंस देख लें, ईस्ट से वेस्ट, ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन, जो बड़ी बड़ी चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आज का इराक, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, आज का सीरिया और इराक, ग्रीक सिविलाइजेशन, आज का ग्रीस और यूनान, रोमन सिविलाइजेशन, आज का इटली, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आज का इजिप्ट, देन आज का ब्रिटिश एम्पायर, देन यू कम टू आज का अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका। इसमें आता है इंका, माया एंड एस्टेक सिविलाइजेशन। सब खत्म हो गए ना? कोई लिविंग सिविलाइजेशन है? नो। सब अब ये हिस्ट्री की बुक्स में है, लाइब्रेरी में जाके पढ़िए कि इनमें क्या होता था। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। वो क्यों था? क्योंकि इसी इलाके में जो आज का, तो जो पाकिस्तान में भी चला गया, उस इलाके से लेके आज के पंजाब तक इतना बड़ा रेजिस्टेंस मिलता था, जिसके लिए कहा जाता था वो लोग जिन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया, जिन्होंने यूरोप को तबाह कर दिया, शक, वंडाल्स, गोथ, मंगोल्स, डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन द यूरोप। यहां क्या था? ग्रीक, हूण, शक, यवन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर। यानी पंचनद जिसे पंजाब कहते हैं, वहीं के तीर के ऊपर, यानी उसी के किनारे पे आके उनके हौसले हार जाते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे फर्स्ट डिफेंस आपकी डिफेंस फोर्सेस होती ना, पहले उनको कमजोर करो, तब तो देश में कब्जा कर पाओगे। और दूसरा है कि फिर जो देश का एजुकेशन सिस्टम है उसको कैप्चर करो। तो उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को कैप्चर किया। हमारे दिमागों में झूठ इतिहास भर दिया गया, और वो हारने की जो बात है वो आज से नहीं है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जहां से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री पहली बार आती है कि अलेक्जेंडर केम टू इंडिया इन 327 BC और हमें हराया, और उसका बंदी बना लिया गया, और उसके बाद पोरस के सामने प्रस्तुत किया गया। और फिर उसने पूछा, पोरस ने कि सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। उसने वैसा जैसा किंग के साथ करता है। एंड द शिवलरी ऑफ अलेक्जेंडर वाज सो हाई कि उसने छोड़ दिया। फिर वो लौट के जा रहा था, रास्ते में ट्राइबल्स ने अटैक कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया, और उसके बाद रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। यही पढ़ाया गया ना। अब सोचिए, फैक्ट तो ये था कि वो यहाँ पे आके जीता नहीं था, हारा था। अच्छा ये बताइए, कोई आज तक आपने सुना है कि जो फौज दुनिया जीतने निकली हो, वो जीतने के बाद पीछे चली गई? अच्छा, जब उसने मैसिडोनिया से पर्शिया तक जिस राजा को जीता उसका सर कलम कर दिया, तो यहाँ कौन सा उसके मन में करुणा का ज्वार आ गया कि उसने पोरस को छोड़ दिया? इसका मतलब फैक्ट कह रहा हूं। और फिर सुनिए, वर्ल्ड जीतने वाली आर्मी रिट्रीव कर रही हो, ट्राइबल्स उस पर अटैक कर दे, ऐसा पॉसिबल है क्या? इतनी हिम्मत। अच्छा, और अटैक भी कैसा किया? वो वहां तक एंटर करने में सफल हो गए जहां पे किंग था,
और किंग को घायल कर दिया। हाउ इलॉजिकल एंड रिड्यूकुलस इज स्टोरीज। फैक्ट ये था कि वो आया, लड़ाई में घायल हुआ, पोरस ने उसको हराया, उसके बाद उसको बंदी बनाया। ये इंडियन ट्रेडिशन था, छोड़ दिया। वापस गया, रास्ते में लौटने में गट मल्ल अदरक जो आज का अफगानिस्तान पड़ता है, वहां के ट्राइबल्स ने उनके ऊपर अटैक किया, रास्ते में वो राजा मर गया। तो अब वो लोग जाके कहानी क्या सुनाते हैं? ये तो नहीं कहते ना कि हम हार के, लुट के, पिट के आ गए, उन्हें कुछ कहानी सुना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अलेक्जेंडर के इन्वेजन का इंडियन हिस्ट्री में कोई उल्लेख नहीं है पुराणों में, सिर्फ ग्रीक रेफरेंसेस में उल्लेख। इवन पोरस नाम के किसी राजा का कोई उल्लेख नहीं। इसका मतलब पोरस इतना छोटा किंगडम था, इट वॉज नॉट वर्थ मेंशनिंग इन द हिस्ट्री। अलेक्जेंडर का अटैक इतनी मामूली सी घटना थी, आया, हारा, चला गया, इसलिए सिर्फ ग्रीक हिस्टोरियंस ने वर्णन किया। आप सोचिए, वहां से झूठ पढ़ाना शुरू किया गया। दूसरा झूठ आपको बताता हूं, इंडिया का जो पहला फॉरेन ट्रेवलर का इंस्क्रिप्शन है, इट्स नेम इज इंडिका। ये करीब 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ग्रीक आता है एम्बेसडर, हिज नेम इज मैगस्थनीज। उसने अपने इंडिया के अकाउंट्स में लिखा है पूरा रेफरेंस इंडिका। इंडिका बुक आज इन टोटलिटी अवेलेबल नहीं है, मगर उसके रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, इसलिए वो बुक पब्लिश्ड। मैं ये बता रहा हूँ, ये लंदन की छपी हुई किताब है, फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिका। इसमें भारत कहीं नहीं है। उसमें वो भारत के समाज के बारे में भी लिखता है, और वो लिखता है जिसको आज कहते हैं ना जाति व्यवस्था, ऊंच नीच थी हमारे यहाँ वगैरह वगैरह। वो लिखता है कि भारतीय समाज में 7 कम्युनिटीज, वो 4 नहीं लिखता है, 4 वर्ड नहीं, 7 कम्युनिटी। अब आगे क्या लिख रहा है? भारतीय समाज की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि यहां यूनान के समाज के समान कोई ऐसा दासों का वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। यहां पे बहुत समानता है, यहां पे बहुत हाई मॉरल वैल्यूज हैं, एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, फॉरेनर ये लिख रहा है, कब लिख रहा है? 3rd सेंचुरी बीसी में। फिर उसके बाद आइए 4th सेंचुरी एडी में फाइयान आता है, चाइनीज ट्रेवलर, वो भी यही लिख रहा है। 7th सेंचुरी एडी में वेनसोंग आता है, चाइनीज ट्रेवलर, वो भी लिख रहा है। 10th सेंचुरी में अलबरूनी आता है, अरबिक ट्रेवलर, वो भी यही लिख रहा है। सब छुटला दो, फिर कहो कि साहब यहां तो बहुत बुराई थी, हम बेपढ़े लिखे थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ब्रिटिश टाइम की FW विटनर की रिपोर्ट है पंजाब प्रोविंस की। अगर उसको आप पढ़ें तो एजुकेशन सिस्टम में पंजाब की स्थिति, चूंकि यहां पर फॉरेन इन्वेजन बहुत हो रहे थे तो एजुकेशन में थोड़े पीछे हो गई थी। तब भी जानते कितनी थी रेट ऑफ लिटरेसी? 50 to 60%। आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 1800। एंड इन मद्रास प्रेसिडेंसी, थॉमस मुनरो की रिपोर्ट 95%। इन बंगाल प्रेसिडेंसी, विलियम एडम्स की रिपोर्ट इट्स 80% प्लस, 80 to 85%। और ये रिपोर्ट कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने बैठा थोड़ा सा सर्वे किया, रिपोर्ट बना दी। These are the reports in which all district magistrates were given the order by the governor to go and physically verify और कितने number of students किस स्कूल में हैं, वो बाकायदा डॉक्यूमेंट करके लिखा है कि इस स्कूल में 23 है, तो इसमें 34 है, तो इसमें 63 है, तो इसमें 60, उस ढंग से डॉक्यूमेंटेड है। और ये सबमिटेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1812। ये मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिटेड डॉक्यूमेंट है, कोई किताब नहीं है कि किसी ने लिख दिया है, एक व्यू दे दिया है, एक ओपिनियन दे दिया है। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। एंड इट वाज रिफर्ड बाय महात्मा गांधी in 1929 when he went for round table conference with Irwin, जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में एक लेक्चर दिया और उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज अ ब्यूटीफुल ट्री which were destroyed by Britishers। उन्होंने कहा 100 साल पहले, यानी 1929 से 100 साल पहले, यानी 1829 के आसपास, इंडियन एजुकेशन वाज वेरी वास्ट, वेरी डेवलप्ड। तो ये सुन के बहुत सारे अंग्रेज जो थे उनको बड़ा तकलीफ हो गई, उन्होंने बड़ा आर्ग्यू किया। फिर उसके बाद एक सज्जन मिस्टर फिलिप हॉटॉक थे, वो पीछे पड़ गए गांधी जी के। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि 100-125 साल पहले इंडिया में एजुकेशन इतना हाई था। फिर उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया गांधी जी को। फिर गांधी जी अरवदा जेल में थे, तो उन्होंने मिस्टर फिलिप हॉटॉक से कहा कि मेरे आपकी बात का जवाब मिस्टर केटी शाह देंगे। उन्होंने विलियम एडम्स, थॉमस मुनरो, विटनर की तीनों की रिपोर्ट कोट करके दी। वो सुन के वो थोड़ा चकराए, तो फिर भी वो नहीं माने। फिर 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने सारी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। उसके बाद
उन अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी को लेटर लिखना बंद कर दिया, यानी वो माने तो नहीं, क्योंकि भाई उनको लगता था कि हमको तो गुलाम बना के रखा। और एक और बड़ी मजेदार बात सुनिए, हम दुनिया के एक ऐसे गुलाम देश थे जो कहा जाता 800 साल गुलाम रहे। अब जब हम गुलाम रहे तो वी वर नॉट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो फिर जो कुछ गलत हुआ उसमें हमारा डिसीजन क्या? डिसीजन उसका रहा होगा जिसकी हुकूमत। नहीं, जो गलत हुआ वो तो तुमने किया है। अच्छा, हमने किया है तो फिर हम गुलाम कैसे थे? तो इसका मतलब वी वर टेकिंग द डिसीजन। नहीं, डिसीजन नहीं, तुम तो गुलाम तो तुम थे। मतलब देखिए कैसे पैराडॉक्स में आपको फंसाया गया कि आप गुलाम भी थे मगर डिसीजन भी, दोष भी आपका है। क्योंकि अगर आपको कहेंगे गुलाम नहीं थे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस सप्रेस करके रखना है कि आप गुलाम थे। फिर जो गुलामी के कालखंड में गड़बड़ियां आई समाज के अंदर, कमियां आई, वो भी आप पे ही फिक्स करनी है। यानी हम एक ऐसे गुलाम थे जो खुद मुख्तार गुलाम थे, ये हमें समझाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस 25 इयर्स के कालखंड में हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है और फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है कि हम इस माइंडसेट को समझें कि फंडामेंटली हम क्या हैं और फंडामेंटली किस प्रकार से हम फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको आप एक दूसरे एंगल से समझिए। आने वाला टाइम किधर जाने वाला है? लोग कहते हैं ना, देखिए एक दौर था, अभी आपके में दिखाया गया कि वो अंग्रेज ऑफिसर फायरिंग कर रहा है, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 80 साल पुरानी बात है, जब विंस्टन चर्चिल कहता था कि ये जो हिंदुस्तानी है इन पे हमारी हुकूमत इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको राज करना नहीं आता, तो हम बताएंगे इनको राज कैसे किया जाता है। यही हम दोनों भी पढ़ा है, यही बताते थे। और आप देखिए 75 साल आजादी के हुए और एक ऐसा दौर आया कि उनकी सरकार में, अंग्रेजों की सरकार में इतनी उठापटक हुई कि एक हिंदुस्तानी उनको बता रहा है कि राज कैसे किया जाता है। इस घटना का इमोशनल सिग्निफिकेंस, और मैं फिर आपसे यह बात कह रहा हूं, ये सारी बातें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। अगर आप, जैसे आप ये कहें चलो बाई चांस वो बन गया, ऋषि सोनक बाई चांस बन गए, बाई चांस नहीं। मैंने कहा ना इस बार की दीपावली क्यों अलग थी? पहली बार ऐसा था कि वो देश जिसने हम पे हुकूमत की, उसके प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, वैसे तो अब दिवाली जो है व्हाइट हाउस में ही मनाई जाती है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो सिर्फ सिंबॉलिकली दिवाली नहीं मना रहा था, वो रियली बना रहा था, डिवोशनली दिवाली मना रहा था। ये कहते हैं कि मेरी तो ये आस्था करती है। और फिर इतना ही नहीं, उस समय इन्होंने हम पे हुकूमत की और आज आपको पता है ब्रिटेन डेस्परेट है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। आज सोचिए G20 हुआ, उसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन इंडिया में रुके, किस लिए? कि बिजनेस एग्रीमेंट इंडिया के साथ। आप सोचिए अब ये जो इजराइल हमास की लड़ाई हुई उसमें बहुत बड़ा कारण जानते हैं क्या है? इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बॉम्बे से शुरू होगा, फिर सऊदी अरब में जाएगा, वहां से बाई लैंड रूट, फिर इजराइल का जो हाइफा बंदरगाह है वहां से यूरोप में, उससे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की लाइन खुलने वाली थी, उसमें ये मुस्लिम देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स थी कि उसमें टर्की और ईरान जो कि अरब के अपोनेंट रहते हैं, उनको लगा कि वैसे ही पेट्रोलियम की वजह से अरब की आर्थिक स्थिति अच्छी है, यूएई और सऊदी अरब की। अब अगर इकोनॉमिक, और उनको ये भी पता है, देखिए बहुत साफ, कि अब ये पेट्रोल की टेक्नोलॉजी 20-25 साल से ज्यादा की नहीं है। तो जो सऊदी अरब है और यूनाइटेड अरब अमीरात, वो समझ रहा है कि हमें फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो पहले भी रेत पे बैठे थे, बाद में रेत पे बैठे रह जाएंगे। तो वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या लग रहा है, उसमें जो उनके अपोनेंट है इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ईरान और टर्की, उनको लगा अगर ये इसको भी कैप्चर कर ले जाएंगे तो ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो उस चीज को डिरेल करने के लिए ये सारी लड़ाई हुई, वो एक अलग पॉलिटिक्स है। मगर आप ये समझिए कि दुनिया का हर देश हमसे ट्रेड करना चाह रहा है, और ये दिवाली आते आते कौन, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। किसको? अमेरिका, इंग्लैंड को पीछे छोड़ के 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, 2nd बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश।
G20 कंट्रीज में आज ग्रोथ रेट के हिसाब से हम 7.8% के साथ नंबर 1 पे। अभी लास्ट वीक फिच ने जो ग्रोथ रेट दी है, इंडिया की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेंसी 5.5% से बढ़ा के 6.2 कर दी है और चाइना की 5.2 से घटा के 4.5 कर दी। छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान में और श्रीलंका में क्या हो रहा है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो गया, चाइना में उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड बैंकरप्ट हो गई। इतना ही नहीं, चाइना में 3-4 बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हुई। सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, उसका मालिक जैक मा $29.1 बिलियन का आईपीओ ला रहा था, अचानक डिसअपियर हो गया। सुनिए, वहां डिफेंस मिनिस्टर डिसअपियर हो गया, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डिसअपियर हो गया, और वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे 30 पॉइंट ऊपर है। सोचिए, जो लोग आपको ये इंडेक्स बताते हैं विदेशी लोग बैठ के, कैसा सुंदर है, जहां फॉरेन मिनिस्टर गायब, डिफेंस मिनिस्टर गायब, सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज गायब, उस पर कोई सवाल प्रेस में नहीं हो रहा है, और वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया से कितने ऊपर है? 30 पॉइंट ऊपर है। अब आप देखिए, आपके संस्थापक आचार्य सुरेंद्र सिंह जी, अभी मैंने जो इनका यहाँ पे जीवन का चित्रण देखा, सरगोदा में उनका जन्म हुआ, आज के पाकिस्तान में, और यहाँ पे आए, तो अगर आप देखें कि बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के उस तरफ, भाई रेस तो एक ही है। फिर क्या हो गया भाई, इस 75 साल में कहा क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या हुए आप देखिए। अभी जब आप ये जलियांवाला बाग देखा जा रहा था, हम सबको याद है बचपन की, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं और हमसे पहले वाली जनरेशन के लोग, उन्होंने तो जरूर सुना होगा, अब आज की जनरेशन का पता नहीं। वो गाना था ना, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो उसमें तो हम बहुत बच्चे थे, टीवी पे पिक्चर आई थी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, तो उसमें दिखाया था ना, जलियांवाला बाग, देखो यहाँ चली थी गोलियां, एक तरफ बंदूकें दत्तन, एक तरफ थी बोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की। अब साहब आपको पता है, ये 1954 की मूवी है जिसका नाम था जागृति। इसी की नकल पे पाकिस्तान में 1955 में एक मूवी बनी जिसका नाम था बेदारी, जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा। उस बेदारी फिल्म को आप देखेंगे तो बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं कॉपी कर करके गाने बनाए गए। अगर हमारा गाना था कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, तो वहां गाना बना आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। और अब हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के लोगों ने उस पर पैरोडी बनाई है, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान। आगे उन्होंने लिखा है, यहाँ तो प्लास्टिको राइफल होती ना AK-47, यहाँ तो प्लास्टिको भी मिलती है अब कीमत में नान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान। ये अंतर क्यों आ गया? मैं वहीं से, जहां से मैंने बात शुरू की, इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। आपका थॉट प्रोसेस अगर निगेटिव चला गया तो आप बर्बादी के मुकाम पर। इसीलिए आप देखिए, अभी G20 हुआ तो उसमें वर्ल्ड बैंक के चीफ आए थे ना, आप में से अजय बंगा सरदार जी हैं। अजय बंगा इससे पहले मास्टर कार्ड के चीफ थे। बताइए, गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नोई वो हमारी है, इससे पहले सिटी बैंक का चीफ हमारा रह चुका है। बताइए, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के चीफ, और सरहद के उस पार चले जाइए तो लश्कर ए तैयबा का चीफ, जैश ए मोहम्मद का चीफ, अलकायदा का चीफ। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा, जहां से मैंने बात शुरू की थी, आश्रम, देश, संस्कार आपको कहां से कहां ले जाते हैं और दूसरे को कहां से कहां पहुंचाते हैं। अब हालत ये है, मैंने एक वो देखा था यूट्यूब पे, जैसे नहीं वो आ जाते हैं, जब मोदी जी गए थे ना पापुआ न्यू गिनी, तो उसके प्राइम मिनिस्टर ने उनके पैर छू लिए। एक पाकिस्तान का वो दिखाया जा रहा था, वो कहता है, अरे वो पापुआ न्यू गिनी का नाम नहीं ले करा, अरे वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पैर छू लिए थे? तो वो जो एंकर है उसको कह रहा है पापुआ न्यू गिनी, तो कहता हाँ पापुआ। फिर कहता है, अब बताइए, पापुआ का वजीर आजम उनके पैर छू रहा है और एक हमारा वजीर आजम है, वो कटोरा लेके घूम रहा है, जगह जगह पैर पकड़ रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा। इसलिए मैंने कहा कि देश हो, समाज हो या पर्सन हो। और लास्ट में मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, हमारे समाज में कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब जैसे सिंपल सी बात करें, अमृतसर की धरती
जिसका महर्षि वाल्मीकि से भी संबंध माना जाता है। आप सबको पता हो कि भगवान राम के पुत्र थे लव। उन्होंने कौन सा शहर बसाया? लाहौर। लवपुर से लाहौर बना। जो कसूर है पाकिस्तान में वो कुश से बना। जो भरत के पुत्र थे तक्ष, उन्होंने तक्षशिला बनाया। और ये भी सुनिए, मैं लास्ट में कोई एक और बात कह दूं आपको, भाई दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। तक्षशिला में कहते 5 सिविलाइजेशंस के लोग पढ़ने आते थे। मतलब अरब, ग्रीक, जिनको हम लोग म्लेच्छ कहते थे, उनको हम पढ़ाते थे और अपने लोगों को नहीं पढ़ाते थे। Does this thing sounds logical? It's highly illogical कि चाइनीज आके यहाँ पढ़ लेगा, अरब वाला आके पढ़ लेगा, टर्किश पढ़ लेगा, कोई भी आके हम सबको पढ़ा देंगे और अपने लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। ये सारी बातें फैकेट के रूप में भरी गई हैं हमारे दिमागों में। मगर अब आप चिंता मत करिए, अब वक्त बदल रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यही समय है, सही समय है। जैसे मैंने कहा, इस समय हम वर्ल्ड के G20 कंट्रीज में, टॉप 20 कंट्रीज में सबसे बेहतर ढंग से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज अमेरिका हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहता है। ब्रिटेन हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। पावर में हम कहां पर पहुंचे हैं, मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव था, अप्रैल का महीना। आपको ध्यान हो, सुबह सुबह एक मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी 12 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे हैं। दिन में 12 बजे सब लोग घबरा गए थे, पता नहीं क्या बंद होने वाला है। पर अगर आप लोगों को याद हो कि उस जमाने में, उस दिन प्रधानमंत्री ने संदेश क्या दिया था? उन्होंने आके ये कहा था कि लो ऑर्बिट ऑफ अर्थ में मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भारत ने प्राप्त कर ली है। और ये कैपेसिटी पाने वाले हम दुनिया के चौथे देश हैं। अब आप कहेंगे इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी प्राइम मिनिस्टर को आके कहना था? अब बताता हूं, जो वॉर होता आज के जमाने में, तो जो दुश्मन देश के सैटेलाइट हैं वो लो ऑर्बिट में आते हैं, ताकि आपके अंदर की एक एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रख सके। अभी मुझे चाइना के बारे में तो नहीं पता, पर अमेरिका के पास इतने पावरफुल सैटेलाइट हैं कि ऊपर से आपकी कार का नंबर तक पढ़ ले। अब आप सोचिए कि उस समय हमारे लिए वो कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। अगर हमारे पास वो कैपेबिलिटी है तो हम उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उनकी सर्वेलेंस कैपेसिटी हमारे देश के ऊपर खत्म हो जाती है। दूसरा, जब भी कभी एटॉमिक वेपन छोड़ा जाता है तो मिसाइल पहले स्पेस में जाता है और फिर वो लोअर ऑर्बिट में आकर एंटर करता है। अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो उस न्यूक्लियर वॉरहेड को हम वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारे देश तक वो नहीं पहुंचेगा। इसलिए वो इतनी महत्वपूर्ण कैपेसिटी थी कि प्रधानमंत्री जी के कहने की आवश्यकता थी। तो आप सोचिए कि एक तरफ हम उस स्थिति में पहुंचे हैं, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आने वाले टाइम में ये भी आप समझिए, मैं एक बात और कह दूं, बस इतना समझ लीजिए कि हम जहां पे खड़े हैं, अमृतसर का अर्थ क्या होता है? अमृत का तालाब। इसमें कहां पे डिफरेंस है? अमृत शब्द भी संस्कृत का है, सर शब्द भी संस्कृत का है, स्वर्ण शब्द भी संस्कृत का है, मंदिर शब्द भी संस्कृत का है, मगर साहब हमारी आइडेंटिटी अलग है। इसलिए इस छल प्रपंच को भी समझने की जरूरत है। और भाई अंग्रेज चले गए, मगर ये मैकाले की मानसिकता नहीं गई, ये अंग्रेजियत की मानसिकता नहीं गई। जिसे हम लोग कहते ना, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, डर गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर, अमा कहते हैं रात को, तिमिर मतलब अंधकार, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले। तो ऐसा नहीं, अभी बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ये भी बात एक आपसे कहना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लड़ाई है। आप कहेंगे कैसे? लड़ाई ये थी कि हमको जेल में बंद करके रखा गया था, हमें पता था हम जेल में हैं और जेल हमें दिख रहा था, हमें इससे बाहर निकलना टारगेट था। ये लड़ाई वो है, हमें ड्रग्स दी गई है, हमारा माइंड ही परवर्ट कर दिया गया है। और ड्रग एडिक्ट को कभी नहीं लगता कि मैं गलत हूं, बल्कि उसके मन में तो ड्रग की चाह उभरने लगती है। तो ड्रग एडिक्शन से निकलना जितनी बड़ी चुनौती है, उतना इस मैकॉले और मार्क्स के मेंटल फसाड से निकलना हमारे लिए चुनौती है। क्योंकि कदम कदम पर हमारे दिमागों में वो चीजें इस ढंग से इंप्लांट कर दी गई हैं कि हमें वही सही लगने लगता है। मगर अब आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, इंडिया का वक्त आ गया है। कैसे? मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूं कि
जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, at the time it was tallest building on earth, symbolizing the height of prosperity of United States. After the demolition of the World Trade Center, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग का स्टेटस किसके पास आया था? कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर, अगर आपको याद हो। उसके बाद दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी ताइवान की ताइपेई 101। उसके बाद दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी शंघाई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसके बाद बना दुबई का बुर्ज खलीफा। तो ये देखकर मेरे मन में विचार आया, अरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बाद all the tallest buildings on the earth are neither in Northern America, nor in Southern America, nor in Latin America, nor in Europe, or in East. इसका मतलब अब समृद्धि के शिखर पश्चिम में ढहने का वक्त आ गया और पूरब में खड़े होने का वक्त आ गया। और आपने देखा हो, rise of mighty China is post 2001 phenomena, and rise of prominent India is also post 2001 phenomena. पिछले 20 सालों में हमने जो राइज किया है, और मैंने जिस पॉइंट पे शुरू किया था वहां एक पॉइंट बता के आपको खत्म करता हूं। वर्ल्ड की सारी सिविलाइजेशंस मैंने बताई थी। अब आप देखिए शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड क्या रहा। शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ द पावर सेंटर ऑफ वर्ल्ड रहा। एक जमाने में हम वर्ल्ड के पावर सेंटर थे, बोथ इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल। 2500 साल पहले हमारा डिक्लाइन हुआ, तब कौन आया पावरफुल बना? किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, पर्शियन एम्पायर शिफ्ट कर गया वहां। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक, फिर उसका डाउनफॉल हुआ बैजेंटीन एम्पायर, यानी आज का सीरिया, टर्की। जब उसका डाउनफॉल हुआ टर्किश एम्पायर, जब उसका डाउनफॉल हुआ रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना आया, जब ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो आज का अमेरिका। देखिए शिफ्टिंग पैटर्न क्या है। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। उसके बाद आप आ जाइए पिछले 80-90 साल में, देन बिकम द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री जापान। अब आ जाइए पिछले 40-50 सालों में, देन केम द टाइम ऑफ टाइगर्स, टाइनी कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ। अब आ जाइए पिछले 25 सालों में चाइना। व्हाट नेक्स्ट? मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि भारत का वक्त आ गया है। इसलिए किसी के भी मन में अब कोई कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है कि हमें कहीं जाने की जरूरत है। अब सबको यहां आने की जरूरत है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, इंडियाज राइज इज एमिनेंट एंड मस्ट, बट दिस राइज विल नॉट बी टू डोमिनेट द वर्ल्ड, दिस राइज विल बी टू मोटिवेट द वर्ल्ड। इसीलिए हम वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम जगत गुरु बनना चाहते हैं। गुरु कौन होता है? जो प्रेरणा देता है। मैंने जो कहा था, गुरु अंधकार हटाता है आपके ऊपर से। तो दुनिया के ऊपर जो अंधकार छाया हुआ है वो हम हटाएंगे। पावरफुल व्यक्ति के बगल में आप खड़े होते हैं तो आप थोड़ा कॉशियस होते हैं, थोड़ा ठिठके हुए होते हैं, केयरफुल होते हैं, थोड़ा ऑफुल भी होते हैं, पता नहीं बुरा मान जाए तो मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। पर जब आप गुरु के बगल में खड़े हुए होते हैं तो आप एक्सॉल्टेड होते हैं, ब्लिसफुल होते हैं, इनलाइटेड एंड एनर्जेटिक। हमारी वो कैपेसिटी है दुनिया को। और आप कहेंगे ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, अरे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अभी जब प्राइम मिनिस्टर ने यूएन हेडक्वार्टर्स पे योग किया था, 145 कंट्रीज रिप्रेजेंट थे कि नहीं? अब उन 145 कंट्रीज में एक एक व्यक्ति जो योग कर रहा होगा वो हमसे पॉजिटिवली इंस्पायर्ड है कि नहीं? क्योंकि ये भी मानना चाहिए, योग कहां से आया? हमारे वेद में 6 दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत। उन्हीं में से एक योग है। और ये भी आपको बात बता दूं, ये योग का जो फिजिकल एक्सरसाइज है ना, ये बहुत एलिमेंट्री लेवल है। इट्स लाइक ए फॉर एप्पल। फिर आगे जाके योग तो आत्मा का परमात्मा से मिलन तक जाता है। ये तो ए फॉर एप्पल वाला है। अभी तो ए फॉर एप्पल पढ़ा है। अभी जब आप पढ़ेंगे वो जो बड़ी बड़ी बुक्स, तब जाके अलग समझ में आएगा। इसलिए मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। The first question that someone has sent is, please tell us the way how we can motivate the parents and the students not to migrate out of India. I think partially he has taken up. Very good. Very good.
देखिए 2-3 चीजों के लिए जाते थे, डेवलपमेंट के लिए। 5th इकोनॉमी हम बन गए, 3rd हम बनने वाले हैं 2027 तक, और मोदी जी ने कह दिया है 2047 तक नंबर 1। अब दूसरा एक और बात समझिए, वी आर द बिगेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट वी आर ऑल्सो द यंगेस्ट नेशन, बट वी आर ऑल्सो द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। नाउ जस्ट टारगेट्स टू बिकम द रिचेस्ट नेशन। तो बस एक लाइन में कह देना चाहता हूं, आज से करीब 10-12 साल पहले डिस्कवरी चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम आता था, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया। उसमें उसने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कहा कि इफ, उसके वर्ड्स हैं, इफ इंडिया मूव्स इन अ राइट डायरेक्शन देन बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी मिड ऑफ द 21st सेंचुरी, इंडिया विल बी द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने कहा बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ, द प्लेस एट विच इट रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। तो इसलिए वो वक्त आ गया है, इसलिए कोई माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, अब वो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। Thank you so much, sir. The next question that we have is, what is the most important skill that schools can help children develop to make them future ready? देखिए, मैं मानता हूं देयर आर 2 थिंग्स। ऑन दी फ्यूचरिस्टिक साइड, बच्चों में एक माइंडसेट बन गया है कि बस MBA कर लो, इंजीनियरिंग मेडिकल कर लो, जाके फॉरेन से डिग्री ले लो और लाखों रुपए की नौकरी, जिंदगी खत्म। उसके बाद बस एंजॉय किया, जिंदगी खत्म। जिसके लिए एक अकबर इलाहाबादी का शेर है कि क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये टारगेट नहीं होना है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं बच्चों से, आप बताएं क्या करिए, अपने अपने धर्म की पुस्तकें पढ़िए। ये सेकुलरिज्म के चक्कर में हमने पढ़ना छोड़ दिया। कुछ मत करिए, किसी बात पर भरोसा मत, और न पढ़ने की वजह सारा कंफ्यूजन है। आपको लाइफ की भी सही डायरेक्शन मिलेगी, साइंस की भी सही डायरेक्शन मिलेगी, सही वैल्यूज भी मिलेंगी। बस एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसमें रिसर्च पे ध्यान दीजिए, सिर्फ बड़ी नौकरी पे नहीं, क्योंकि दैट विल डोमिनेट द वर्ल्ड। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी करके आया, रिसर्च करके आया? बताइए, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी रिसर्च करके आई कि नौकरी करके आई? इस मानसिकता से बाहर निकलिए, फ्यूचर की रिसर्च करिए और अपने इंटरनल सिस्टम को या इंटरनल थॉट को मजबूत करने के लिए अपना अपना धर्म ग्रंथ पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और भारतीय धर्म ग्रंथ में वेद पुराण उपनिषद पढ़ लेंगे तो फिर समझिए कि चाहे एरविन श्रोडिंगर, साइंटिस्ट का नाम सुना है, वर्नर हाइजेनबर्ग, वर्नर वॉन ब्रॉन, हरमन ओबर्ट, एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन सब ने क्या क्या लिखा है आप पढ़ेंगे तो आप खुद शर्म से झुक जाएंगे। इन सब ने इतना पढ़ा, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़िए। Thank you so much, sir. It is said that the tail of the hunt will always glorify the tiger till he lives to tell his tale. That is what he is telling us today. हमारी जितनी भी कथाएं हैं वो फॉरेनर्स ने लिखी हैं, इसीलिए अपने हिसाब से उन्होंने ग्लोरीफाई किया है। क्वेश्चन हमारे पास आया है कि जब तक हिस्ट्री की बुक्स में चेंज नहीं आता तब तक स्टूडेंट्स को रियल इंडियन हिस्ट्री कैसे पता होगा? अ कनेक्टेड क्वेश्चन, when will the real time history be written in the schools of our education system, and a little about the new education policy? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब वो तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फिर मैं 2-3 लाइनें बताना चाहता हूँ। जो एक चेंजेस गवर्नमेंट ने लाए, सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, इससे पहले क्या होता था कि इफ यू डूइंग ग्रेजुएशन, पहले तो ये किया गया फर्स्ट 5 years विल बी इन द मदर टंग। मदर टंग इसलिए जरूरी नहीं है कि ये कोई हमारा पर्सनल ईगो का इशू है। भारतीय भाषाओं के अंदर इतना विविध साहित्य है और उसके अंदर इतना साइंटिफिक लॉजिक है जो वेस्टर्न जो लैंग्वेजेस हैं उनमें नहीं है, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। उससे बच्चा निकलेगा तो एक अलग ढंग से सोचेगा। फिर ग्रेजुएशन में आएगा तो क्या होता था, आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, बाई चांस थर्ड ईयर नहीं कर पाया तो सब बेकार हो गया। अब क्या होगा कि आपका वो जिसे कहते हैं वो एक बैंक बना रहेगा। आप सर्टेन ईयर के बाद कभी भी इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से थर्ड ईयर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट कोर्स, 2 years कंप्लीट किया यू विल गेट अ डिप्लोमा कोर्स, 3 years कंप्लीट किया यू विल गेट अ डिग्री कोर्स, 4 year किया यू विल गेट अ ऑनर्स तो डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये आपको अलग मिलेगा। दूसरा, अब ये स्विचिंग ओवर दी सब्जेक्ट भी पॉसिबल है। अभी तक था ना कि आप साइंस स्ट्रीम के हैं, अब मैंने साइंस स्ट्रीम पढ़ी
और मैं चाहूं कि संस्कृत पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकता, मैं आर्ट्स स्ट्रीम का हूं, मैं फिजिक्स में नहीं जा सकता। अब 1 साल का ब्रिज कोर्स करके आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। और रिसर्च के लिए 500 करोड़ का एक अलग कॉर्पस बनाया है, जिसमें तीसरी बात यह की गई है कि जो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे दे विल बी गिवन सर्टेन ऑटोनॉमी, कि वो अगर चाहें तो फॉरेन से भी डायरेक्ट रिसर्च और इन चीजों के लिए फंडिंग ले सकते हैं। तो इधर से वो बहुत सारा एक तो बड़ा व्यापक विषय है। दो तीन लोगों ने पूछा है अबाउट द ब्रेन ड्रेन, particularly in reference to Punjab and how drugs and all that is ruining the youth. देखिए, मैंने तो आपसे कहा ही कि ड्रग्स का प्रॉब्लम पंजाब में तो डबल है, एक फिजिकल ड्रग है और एक मेंटल ड्रग है। मेंटल ड्रग पूरे इंडिया में बताई गई है। तो इसलिए ये जो मैंने आपसे बताया ना कि दिमागों में भर दिया गया क्या सच है क्या झूठ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पंजाब का यूथ चूंकि उसने अपने को अपने हिस्ट्री और कल्चर से डिस्कनेक्ट कर लिया है, इस कारण से उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है कि उसे विदेश में बहुत कुछ नजर आने लगा है। अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो 40 साल पहले का था, जो 30 साल पहले का था। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। जो अपॉर्चुनिटीज आप वहां देखते थे वो सारी अपॉर्चुनिटीज यहां उससे बेहतर ढंग से अवेलेबल हो रही है। और कुछ मामलों में हम वेस्ट से इसलिए बेहतर हैं कि उन सिचुएशंस को टैकल करना हमें उनसे बेहतर आता है। और ड्रग्स के लिए तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, थोड़ा पेरेंट्स को भी बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। अब आजकल क्या होता है, सम टाइम पेरेंट्स बिकम टू लिबरल टू देयर चिल्ड्रन, या दे बिकम टू मच प्री ऑक्यूपाइड विद देयर पर्सनल वर्क्स, कि जब तक उनको बात समझ में आती है तब तक चीज हाथ से निकल चुकी होती है। वो कहते हैं ना, राह जब तक बढ़े कि राह रत निकल गई, वो स्थिति ना आए। तो ये दो चीजें हैं, पेरेंट्स कॉशियस रहें और बच्चों को कल्चर और आपकी पुरानी जो स्टोरीज हैं उनके साथ जोड़ के रखिए, सो दैट दे शुड फील अटैचमेंट। Thank you so much, sir. Next question related to employment of youth. देखिए, एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर दो चीजों में एक अंतर है। एक, एम्प्लॉयमेंट का मतलब केवल नौकरी, उस माइंडसेट से भी थोड़ा निकलने की जरूरत है। रोजगार क्रिएशन की बात, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने मुद्रा योजना की शुरुआत की, स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत की। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात कही ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन से उस जो मिडिल ईस्ट इंडिया यूरोप कॉरिडोर बन रहा है, उसने जानते हैं कितने स्किल वर्कर मांगे? 10,000। और उनकी एवरेज सैलरी क्या होगी? 1.37 लाख रुपीस पर मंथ, जो लेबर क्लास के लिए इंडिया में बहुत शानदार सैलरी है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब जैसे ये भी बात कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ती चली है। डिफेंस प्रोडक्शन में भारत इतना आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे क्रिएट हो रही हैं। एग्रीकल्चर में भी डाइवर्सिफाइड करने का प्रयास किया गया था। आगे जो जो डाइवर्सिफाइड होगा तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती चली जाएगी। Thank you, sir. This will be the last question for today. सर के पास आंसर्स बहुत होंगे, हमारे पास क्वेश्चंस बहुत हैं, बट टाइम की कुछ पाबंदी। सभी से इंडिया इज द 5th largest economy currently. Why is it that the rate of Indian rupee is going down? हाँ, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, प्रॉब्लम जानते क्या हुआ है? Gone are the days when our rupee was just calculated in reference to dollar. आपको पता है, इंडियन रूपी इज इंप्रूविंग इन कंपैरिजन टू यूरो, वी आर इंप्रूविंग इन कंपेयर टू स्टर्लिंग पाउंड, वी आर बेटर इन कंपैरिजन टू जापानीज येन, वी आर इंप्रूविंग। अब आपको बात बता रहा हूं, अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता चला जा रहा है, फिर भी वो डॉलर उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा। जो मैंने बोला ना कि सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो गया, आप जाके चेक करिए, मेरी बात तो भरोसा मत करिए। जून 2023 सबसे ज्यादा कैश विड्रॉल हुआ है अमेरिका में। तो जो कैश रिजर्व होता था अमेरिकन बैंक्स के पास, उन्होंने फेडरल बैंक से इतना ज्यादा डिमांड किया है कि फेडरल बैंक परेशान हो गया कि इतना कहां से लाए। अब वो जो आउटफ्लो हो रहा है, बिकॉज द पीपल गॉट अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट इकोनॉमी, तो वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं ताकि लोग बैंक में पैसा रखना प्रेफर करें, बाहर न ले जाएं। तो ये उनकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आगे इसमें आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट होता है वो ऑयल का होता है।
इस समय हम रशिया के साथ कर रहे हैं और रूपी रूबल में ट्रेड कर रहे हैं। हम जर्मनी के साथ रूपी में ट्रेड करने की नेगोशिएशन चल रहा है, 22 देशों के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये मैं सिर्फ वो कहूंगा कि ये सोचना कि डॉलर के कंपैरिजन में डॉलर के सामने अपनी प्रॉब्लम आने वाली है। और ये मैं आपको एक फैक्ट के साथ बता देता हूं एक लाइन में, जिसको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं ये हम कैसे मान लें। देखिए, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम 1982-83 में आया, प्रेजेंट सेटअप ऑफ, पहले था मगर उसको जो वर्तमान स्वरूप रीगन के जमाने में दिया गया। मिल्टन फ्रीडमैन जैसे इकोनॉमिस्ट ने कहा था ये मत करिए, ये कंट्री के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आज अमेरिका में 50% पॉपुलेशन आ गई है उस लेवल पे जो सोशल सिक्योरिटी पर आश्रित है, और 50% वर्किंग है, यानी 50% वर्किंग, 50% डिपेंडेंट अपॉन सोशल सिक्योरिटी। अब चूंकि वहां डेमोग्राफी रिवर्स में है, यानी वहां एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी तरह यंग पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो इन द नेक्स्ट 2 decades डिपेंडिंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी विल राइज एक्सपोनेंशियली, नॉट लीनियरली। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से 25-30 साल के बाद अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी लायबिलिटी $60 ट्रिलियन से ऊपर हो सकती है, 3 times द प्रेजेंट जीडीपी ऑफ अमेरिका। इतना बड़ा चैलेंज आने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं साहब, एक लाइटर नोट पे बात कहूं, हम लखनऊ के रहने वाले हैं, वहां बहुत से लोग बैठ के सुनाते अरे था नवाब साहब के जमाने में ये होता था, नवाब साहब के जमाने में ये था। तो जो हैंगओवर होता है ना, तो उसके लिए कहावत होती थी, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे।